सर हम लोग एक हेड स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, और वो हेड का नाम है पीजीबीपी। किसकी? ये जिसकी स्कूटी है। नहीं। तो पीजीबीपी के अंदर एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ और कैसे है, आज इंट्रो टाइप है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं जब भी कोई भी हेड स्टार्ट करता हूँ उसका चार्जिंग सेक्शन बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ पीजीबी की फुल फॉर्म क्या है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सर इतने में हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सर इसमें क्या जाता है, सारी बातें करूंगा। पहले आप मुझे बताइए चार्जिंग सेक्शन क्या है इसका। सेक्शन 28 कहता है एनी प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन carried out by assessee any profits or gains from any business or profession carried out by assessee during the previous year is taxable under the head PGBP। इसका चार्जिंग सेक्शन सिर्फ इतना नहीं है, इसमें 10-15 पॉइंट्स है। मुद्दे की बात वो नहीं है, आपको सिर्फ सिंपल सी बात समझने से जितने भी लोग बिजनेस करते हैं उनको अगर प्रॉफिट होता है तो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाता है? पीजीबी। चार्जिंग सेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे 28 की, जरा एक बार नॉलेज चेक कर लेते हैं। सैलरी की चार्जिंग सेक्शन क्या था? हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, मैं तुमसे पूछूं तुम मुझसे पूछो, ऐसा ही है ना। अदर सोर्स 56 देख लिया, 56 और कैपिटल गेन्स। तो पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन क्या है बेटा? जो कि मैंने आपको बताया था, कोई भी हेड हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन डिस्कस करते हैं। चार्जिंग सेक्शन कहता है कि भाई साहब मैं क्या टैक्स करूंगा अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगा? अंडर द हेड पीजीबीपी। सर ये कैसे चलता होगा सर कंपनी में, यानी कि सर कैसे निकलेगी पीजीबीपी की इनकम? मैंने तो आपको बोला जो भी नेट प्रॉफिट हो पीजीबीपी, ऐसा थोड़ा ना होता सर। आपने जो नेट प्रॉफिट निकाला वो किसके हिसाब से? अकाउंट्स के हिसाब से। क्या आपने उसको इनकम टैक्स के हिसाब से निकाला? नहीं। तो बेसिकली आपको अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को चेंज करना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा? इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। जैसे कि एग्जांपल आज आपको ना एक मतलब ये पता लगेगा कि कैसे, क्योंकि जो भी मैं बातें करूंगा ना तो वो आपको रिलेट होनी चाहिए पहले, तो ये बेस बहुत जरूरी है। सर 2 मिनट डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ये बच्चे एक कंपनी है, आप मान के चल लीजिए भारती एयरटेल लिमिटेड। ये एयरटेल का पीएनएल है और एयरटेल के पीएनएल में 5,000 रुपए की सेल है पूरे साल की। 21-22 है तो सेल्स इतनी है। देन वेजेस 500, डेप्रिसिएशन 800, बैड डेट्स 200, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स
300, इंटरेस्ट इनकम 500, रेंटल इनकम 300। क्या आप मुझे नेट प्रॉफिट बता सकते हैं? नॉर्मल पीएनएल है जिंदगी में। कितना? 4700। कैलकुलेट भी नहीं करा तो 4000 बोला था। 4300 sir, 4300. 4300। Yes sir. तो 4000 आ गया। 4000 हाँ sir, 5800। 4000. ओके। जिंदगी कितनी आसान होती बेटे अगर इनकम टैक्स ये बोल देती जो अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट है वही पीजीबीपी इनकम है, खत्म हो जाती बात। तो बेसिकली क्या मैं इसको पीजीबीपी इनकम बोल दूं बेटा 4000? क्योंकि जिन प्रिंसिपल्स पे आपके अकाउंट्स बने हैं वो अकाउंट्स के प्रॉफिट है, वो ठीक है, लेकिन टैक्स के कुछ अलग चल रहा होता है। मेरे को वही सिखाना है आपको। तो मेरे को एक बात बताइए, क्या होता होगा कंपनी के अंदर? क्या होता होगा? एक तो एयरटेल के अंदर टीम होगी जो अकाउंटिंग टीम होगी। ये एयरटेल का अगर ऑफिस है, आप समझो एक फ्लोर पे तो मान लो अकाउंट्स की टीम है। ये क्या करती होगी? कह सकता हूँ जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड, क्योंकि जो जो ट्रांजैक्शन होती होगी वो या तो खर्चा होता होगा, इनकम होती होगी, वो अकाउंट्स टीम रिकॉर्ड कर रही है, आपने अकाउंट्स पढ़ा हुआ, आपको पता है ये बात। लेकिन मुद्दे की बात ये है टैक्स टीम क्या करेगी? टैक्स टीम को भी तो प्रॉफिट ही निकालना है ना, बट एज पर तो जब भी कोई खर्चा होता होगा वो भी कुछ अपना इंडिपेंडेंट चल रहा है या कोई कनेक्शन है उनका अकाउंट से? पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ मेरे को बताओ। मेरा कहने का मतलब है आप टैक्स टीम के अंदर हो, आपको पीजीबीपी इनकम निकालनी है, और पीजीबीपी इनकम कैसे निकालोगे? क्या आप सारे के सारे खर्चे फिर से रिकॉर्ड करोगे? क्योंकि आप ये सोचिए पीजीबीपी क्या है? पीजीबीपी इज सेल माइनस कॉस्ट, बट नाउ इट इज एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अल्टीमेटली तो मैं प्रॉफिट ही निकाल रहा हूँ। पहले प्रॉफिट अकाउंट्स टीम कैसे निकाल रही है? अकाउंट्स के हिसाब से। अभी भी मेरे को प्रॉफिट निकालना है, किसके हिसाब से? इनकम टैक्स के हिसाब से। तो क्या मैं एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूँ? पूरा का पूरा सेटअप जो अकाउंट्स का होता है, जर्नल एंट्री, तो मैं टैक्स में जो जो खर्चे अलाउड हैं वो खर्चे रिकॉर्ड करूँ? ऐसा नहीं होता सर। क्या टैक्स टीम अपनी सारी की सारी कॉस्ट और अपनी सारी की सारी सेल रिकॉर्ड करते नहीं करते? टैक्स का काम शुरू होता है एक स्टेटमेंट बनाने से, दैट इज इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, और ये है जी अमाउंट। अच्छा सर, क्या बनाएगी सर इसमें? आप जब टैक्स टीम में होगे ना बेटा, तो आप पकड़ लोगे नेट प्रॉफिट को एज पर अकाउंट्स। कितना नेट प्रॉफिट है जी एज पर अकाउंट्स? यानी कि टैक्स टीम इज डिपेंडेंट अपॉन अकाउंट्स टीम। जब अकाउंट्स वाला पीएनएल को फाइनल करता है ना, तो मेरा काम चालू होता है। जब आप अगर अकाउंट्स टीम में हो, आप जब सारी एंट्री डाल दोगे, खर्चे वर्चे तुम अपने हिसाब से जो कर रहे हो कर लो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जिन चीजों पर अकाउंट्स का प्रोविजन अलग है और
टैक्स का प्रोविजन अलग है, मेरे को तो सिर्फ वो मोमेंट कैप्चर करनी है। आप समझ रहे हो? यानी कि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। मैंने एक छोटी कंपनी 200 करोड़ में काम करा था, मुझे लगा था कि एक स्टेटमेंट में नहीं बनता होगा, लेकिन एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी में भी मैं ये जब स्टेटमेंट हैंडल कर रहा था तो गिन चुन के 15-20 पॉइंट ही होते हैं। समझ रहे हो? वो पॉइंट का हम सीखेंगे क्या क्या पॉइंट्स है। वही पीजीबीपी का है कि सर ये यहाँ से आप कैसे निकालोगे। मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है बच्चा? मुझे निकालना है इनकम अंडर दी हेड पीजीबीपी। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस ही ना होता तो मेरा आंसर क्या आ जाता? 4000 का पीजीबीपी। लेकिन सर जी कोई डिफरेंस होता है। सर वो क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं ये जो प्रोविजन है ना, इनकम टैक्स में कोई प्रोविजनल बेसिस पे खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलती बेटा। आप बोलोगे कि मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, कुछ एस्टिमेटेड बेसिस पे खर्चा। इनकम टैक्स कहते हैं ऐसा तो तुम अपना एस्टिमेट बढ़ा दोगे, जो एक्चुअल खर्चा वो बता मेरे को, इसका बिल होना चाहिए तेरे पास खर्चे का। तुम बोल रहे हो 500 करोड़ का खर्चा है, बिल दिखा मेरे को, तुम बोलोगे 500 करोड़ प्रोविजनल बेसिस पे बना रखा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अकाउंट से मिलती है? मिलती है सर। अकाउंट्स में तो तुम माइनस करते हो ना। तो बेसिकली मैं सबसे पहले कुछ ऐड कर रहा हूं। वो क्या ऐड कर रहा हूं मैं? एक्सपेंसेस डिडक्शन ऑफ विच is allowed as per accounts but disallowed as per income। इनकम टैक्स कहता है भाई अकाउंट्स में तुमको जो करना करते रहो, लेकिन मैं उन खर्चों की डिडक्शन तुम्हें नहीं दूंगा जो प्रोविजनल पे होंगे। और ऐसे जिंदगी में बहुत खर्चे देखेंगे, तो एक सैंपल बेस्ड चल रहा है। तो इसमें मैं क्या ऐड कर दूं बेटा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना अमाउंट है बच्चे? 300। ठीक है जी। अब आता हूं मैं दूसरी बात पर। दूसरी बात है ये डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट है कि टैक्स है? जितने आपने अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन लेक्चर सीखने में लगा है ना, उतने टैक्स के हिसाब से भी लगेगा। तो जो अकाउंट्स में आपने डेप्रिसिएशन सीखा और जो टैक्स में डेप्रिसिएशन निकलता बिल्कुल अलग निकलता। तो मैं अगर आपको इस क्वेश्चन में बोलूं यहीं पे, द डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट इज 400, पर माइनस कितनी हो रखी है? तो पहले तो आप एड बैक कर दोगे डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, क्योंकि इस लाइन में फिट बैठ रहा है ना, क्योंकि अकाउंट्स की डिडक्शन पीजीबीपी नहीं देगा, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? ऐड। इसके बाद मैं लिख रहा हूं तो किन चीजों की डिडक्शन मिलेगी सर? एक्सपेंसेस कितनी जगह छोड़ के लिखें? बस इतना ही, 2 ही लाइन है। डिडक्शन ऑफ विच is allowed as per IT Act but disallowed as per accounts। सर यहां पे माइनस क्या करूं? एक्सपेंसेस डिडक्शन ऑफ इज अलाउड एज पर आईटी एक्ट। डेप्रिसिएशन तो अलाउड है ना आईटी वाली, लेकिन अकाउंट से अलाउड होती नहीं होती। तो आप कितना माइनस कर दोगे? डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट 400। समझ आ रही है जी बात? सर वेजेस को लेके ना मैं आपको अभी बता रहा हूं, अकाउंट्स क्या कहता है डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा ये वेजेस ड्यू है या वेजेस पेड है? भाई साहब अकाउंट्स ड्यू बेसिस पे चलती है, ये मेरे खर्चे हैं जो ड्यू बेसिस पर है,
पीजीबीपी कैसे चलती है मैं अभी पूरा नहीं बोल रहा हूँ, वैसे पीजीबीपी ड्यू पे भी चल सकती है, कैश पे भी चल सकती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली हर कंपनी किस बेसिस पे चला रही है, ड्यू पे, क्योंकि कंपनी के बस की नहीं है कि वो कैश सिस्टम का इंफ्रा डेवलप कर, क्योंकि जब अकाउंट्स ड्यू पे चल रहा है, अगर मैं इतना बड़ा स्टेप ले लूंगा कि मैं पीजीबीपी को कैश पे करूं, मेरे को बहुत रिसोर्स लगाना पड़ेगा और ज्यादा, समझ रहे हो। ऑल्दो आई हैव द ऑप्शन ईदर टू कैलकुलेट माय पीजीबीपी इनकम ऑन ड्यू बेसिस और ऑन कैश बेसिस। आपको याद होगा कुछ बच्चों को मैंने सेक्शन 145 कराया था। सेक्शन 145 में पांचों हेड थे कि वो Yes, किस sir. बेसिस पर टैक्सेबल होता था, ठीक है। तो 2 हेड ऐसे हैं जिसमें कैश अलाउड होता है, Other sources. पीजीबीपी एंड अदर सोर्स, बाकी सारे के सारे ड्यू पे चल रहे थे। कर लेंगे बात 145 यहाँ भी लिखवाऊंगा, पर मुद्दे की बात ये है, आप इतना समझ के चलिए अकाउंट्स ड्यू बेसिस पे चल रहा है, पीजीबीपी भी कैसे निकाल रहे हैं ड्यू बेसिस पे, और सर वेजेस के ऊपर कोई बात आएगी, कोई बात नहीं आएगी भाई, मेरे को करना कुछ इसका, करना है कुछ इसका, कुछ भी ना करो, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी माइनस हो रखी है वो तो हो गई ना सर माइनस। मैं 4000 से तो शुरू करा मैंने, क्या इसकी डिडक्शन दोबारा दे दूं, ऑलरेडी डिडक्शन मिल गई। तो बेसिकली जो अकाउंट्स के अंदर भी ट्रीटमेंट है और अगर पीजीबीपी में अगर सेम है, उसका तो कुछ भी नहीं करना, दैट इज ऑलरेडी बीइंग रिड्यूस्ड। मेरे को कहाँ पे पकड़नी है, मूवमेंट्स पकड़नी है मेरे को। डेप्रिसिएशन के बारे में बता दिया। बैड डेट, भाई बैड डेट है तो अलाउड है बैड डेट्स, समझ रहे हो। इसके ऊपर हालांकि मैं 40 मिनट लगाऊंगा, इसमें कंडीशंस है, बट अभी बैड डेट सेम है। इंटरेस्ट इनकम, सर एक बात बताइए, इंटरेस्ट इनकम मान लो कि एयरटेल ने ना कहीं पर इन्वेस्ट करा हुआ डिबेंचर्स में, ठीक है, पैसे पड़े हुए तो डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दिया, इसके ऊपर इंटरेस्ट आया, कौन से हेड में हो रहा होगा टैक्सेबल, अदर सोर्स। पर सर अगर मैं 4000 पकड़ रहा हूं तो वो तो पीजीबीपी के अंदर आ रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे क्या मैं बता दूंगा आपको, पहले मैं एक बार कैलकुलेशन बता देता हूं कितना अमाउंट था। तो 500 हटा के उधर इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्स में क्या कर दूंगा, हाँ 500 की इनकम आ जाएगी। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम कहा जा रही होगी इसलिए लिखा मैंने हाउस प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ये पीजीबीपी की नहीं है जी, आप इसमें क्या कर दोगे 300 माइनस, और हाउस प्रॉपर्टी कितनी लिख दोगे, मुझे बताइए आपको समझ आया। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, हमको लेस करना होता है इनकम विच इज टैक्सेबल, नहीं इसको ऐसे मत लिखो, which is included as per accounts but not taxable under the head और क्या कुछ ऐसी इनकम हो सकती है जो अकाउंट्स में हो ही ना पर पीजीबीपी की इनकम हो सकती है सर। हो सकता है कि मेरे पीएनएल के अंदर कोई ऐसी मेरे को एंट्री नहीं दिख रही बट दैट्स इनकम एज पर टैक्स, हो सकता है ना। तो बेसिकली मैं उसको ऐड कर दूंगा, तो ऐड में आप कह सकते हो इनकम विच इज नॉट इंक्लूडेड as per accounts but taxable under the head। सर ऐसी कौन सी इनकम है? ऐसी इनकम बता सकता हूं मैं पर वो दिखेगी नहीं, तो मैं अभी पता नहीं लगेगा। फिर एग्जांपल दो। अभी देता हूं एग्जांपल। बैड डेट रिकवर्ड जो होता है वो अकाउंट्स के अंदर, अगर आपका बिजनेस बंद हो जाता है तो आपको अकाउंट्स में नहीं दिखती बट टैक्स में टैक्सेबल हो जाती है, समझ रहे हो। मान लो तुमने बिजनेस बंद भी कर दिया ना, तुम्हारा बिजनेस बंद, तुम्हारी अकाउंट्स भी बंद, बिजनेस भी बंद, पीजी भी बंद, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारे 10 करोड़ के डेटर फंसे हुए थे, बैड डेट हो चुके थे जब तुम चला रहे थे, तुमको दे दी उसने 10 करोड़, बिजनेस तो बंद है सर, तो टैक्सेबल फिर भी होता है सर, समझ रहे हो। तो बेसिकली मुद्दे की बात आप ये समझिए,
आपको सोर्स पकड़ना है पहले। सोर्स कहाँ से पकड़ूंगा? अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट। इसके अंदर मेरे को वो इनकम बाहर कर दूंगा जो पीजी में टैक्सेबल नहीं है भाई, सीधी सी बात। इस 4000 के अंदर जो भी इनकम घुसी हुई है, अगर वो पीजीपीपी में नहीं है तो उसको मैं बाहर कर दूंगा। इस 4000 के अंदर अगर कोई ऐसी इनकम नहीं डली हुई जो पीजीपी में टैक्सेबल है तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। इस 4000 के अंदर जो खर्चे हैं, अगर वो खर्चे मुझे मिलते ही नहीं है पीजीपीपी में तो मैं क्या कर दूंगा? इस 4000 के अंदर, ठीक है, कुछ खर्चे ऑलरेडी माइनस हो रखे हैं जिसकी डिडक्शन मुझे नहीं मिलती, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, समझ रहे हो? और इस 4000 के अंदर कुछ खर्चे हैं, सपोज करो ऐसा मैं दिखाऊंगा आपको। मान लो कोई खर्चा 200 का है ना, सरकार कहती है मैं तुम्हें 200 की जगह 300 दे रही हूँ। खर्चा 200 का है और डिडक्शन 300 दूंगी तो 100 रुपये माइनस हो जाए। बोलिए क्लियर है आपको? सो दिस इज हाउ एक कंपनी के अंदर हैंडल करा जाता है। एक और आपको एक चीज बताऊं, ऐसे एयरटेल जैसी कंपनी, बड़ी कंपनी, आपको क्या लग रहा है आप प्रॉफिट बनाओगे तब मैं काम करूंगा? मैं ये वाली फिगर, मेरा फॉर्मूला ड्रिवन होता है। जब तुम्हारा प्रॉफिट फाइनल हो जाएगा ये अपने आप एक्सेल शीट में ऑलरेडी बना हुआ है। आपको पता है, अगर एक्सेल शीट पता है आपको, एक्सेल शीट का सेल तक नहीं हिला सकता मैं। अगर हिला दिया ना, कहाँ पे क्या चेंज हो जाए समझ नहीं आएगी मेरे को, क्योंकि आपकी जब शीट, आपकी शीट से ऑलरेडी मेरे फॉर्मूले लगे हुए बेटे। हर साल थोड़ा ना बार बार वो चेंज करता रहूंगा। मेरे पास जैसी आपकी शीट आएगी मैं उसको सिर्फ शीट को ओपन करूंगा, दूसरे को ओपन करूंगा, फॉर्मूला अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा, इनकम निकल जाएगा। वो तो फिर मेरे को ऊपर से डेवलप करते ही रहूंगा मैं। लेकिन मैक्सिमम कोशिश होती है कि चीजें ऑटोमेट हो जाए, मैनुअल नहीं होता बेटा। तुम्हारा जो प्रॉफिट है ना, तुम अकाउंट्स टीम हो, तुमने मेरे को 4000 का प्रॉफिट बोला है, मैं 4000 लिखूंगा भी नहीं, 4000 नहीं लिखूंगा मैं उस सेल के अंदर जाके अपनी एक्सेल शीट में इक्वल टू दबाऊंगा, तुम्हारी शीट पे रेफरेंस दूंगा 4000, क्योंकि अगर तुमने बदल दिया तो वो अपने आप बदल जाएगा। समझ रहे हो? इतना ऑटोमेट चल रहा होता है। तो सर फिर नीचे के पॉइंट का क्या होता है? ये भी डिफाइंड होते हैं, क्योंकि मुझे पता है इतने सालों से मैं कंप्यूटेशन कर रहा हूं, मेरे को पता है यही 20 पॉइंट का फर्क आता है भाई। कोई नया आएगा तो डल जाएगा, लेकिन जितना ऑटोमेट हो सकता है वो ऑटोमेट करा जाता है। बताइए क्लियर है? तो फाइनली मुझे बताइए आपकी पीजीबीपी इनकम कितनी आ रही है जी? पीजीबीपी इनकम निकाल लेते हैं एक बार। 4500। 4500। उसके बाद अदर सोर्स की कितनी थी? 4500 की अदर सोर्स थी 500, और हाउस प्रॉपर्टी जीटीआई आ गया मेरा 5300। मान के चल लो 6 से कुछ नहीं है, टोटल इनकम क्या आ गई? सॉरी सर 3900 है। 3500 है। 39 39 बेटा एक ही बार में सही से बोला करो बेटे। 4700 6 से ये समझ आया क्या रे? ऐसे कंपनी में काम होता है बेटे। बिगिनिंग से चला है। तेरी आज ही हुई थी ना पहली क्लास, तो वो रिस्की है। पहला हेड ही पीजीवीपी हो गया तेरा। आज तो ले ले, आगे से मत लियो। है अभी जाना है, अभी चला जा। अभी जा रहे हो मैडम? आपको थोड़ा ना बोला था। अच्छा ठीक। बेटे बाकी बच्चे चल जाना, उठ के पता लगे एक एक करके जा रहे हो। हाँ जी क्लियर है? लिख लिया सबने? यस सर। सर बैलेंस शीट दिखा दो। ए क्या भाई, अगर डाउट है तो पूछ लो भाई। सर बैलेंस शीट दिखा दो। यार एक बात बताओ, एक बात बताओ,
क्या? हाँ सर बैलेंस शीट ठीक है, एक चीज समझो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाँ क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा दो। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आप एक चीज समझो, अकाउंट्स टीम एज पर कंपनीज एक्ट रूल्स के हिसाब से प्रॉफिट निकालती है, लेकिन पीजीबीपी इनकम और पीजीबीपी के हिसाब से जो प्रॉफिट है, एक बार सुन लो सारे बच्चे, पीजीबीपी के हिसाब से जो प्रॉफिट है और जो अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट है, उसमें फर्क होता है। हो सकता है अकाउंट्स के अंदर आपको बहुत सारी डिडक्शंस मिल रही हो, डिडक्शन बोले तो आपके प्रॉफिट कम होते जाते हैं, पर वो इनकम टैक्स नहीं देती। बातें मत करो प्लीज। अकाउंट्स के हिसाब से डिडक्शन मिलती जा रही है पर इनकम टैक्स वो नहीं देती है। तो आपने स्टार्ट कहां से करा? इसमें से तो वो माइनस होंगे खर्चे, तो उसको क्या कर दोगे? आपके इस 4000 के अंदर हो सकता है कुछ ऐसी इनकम हो जो कि पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होती, तो वो जो भी अमाउंट है उसका मैं क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा उसको। तो बेसिकली यही प्लस माइनस करके मुझे कहां पर पहुंचना होगा? पीजीबीपी इनकम। आपको समझ आई बात? ग्रुप पे मैसेज आ रहा है क्लास हो। नहीं, ठीक है। अब आप समझिएगा, अब आप एक बार स्ट्रक्चर समझिए कैसे चलेगा पीजीबीपी। इसके बाद आता है सेक्शन 29। सेक्शन 29 कहता है कि अगर तुम्हें पीजीबीपी इनकम निकालनी है, टू कंप्यूट पीजीबीपी इनकम रेफर सेक्शन 30 to 43D। 29 ये कहता है, 29 कहता है कि पीजीबीपी इनकम निकालनी है तो सेक्शन 30 से पढ़ना शुरू करो, 43D तक पढ़ लो और आपको ठीक है। 29 सिर्फ ये कहता है और कुछ नहीं कहता 29। इसके बाद हम सेक्शन 30 से लेके 36 का एक ब्लॉक बनाएंगे। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 3:15 या 3 बजे स्टार्ट। 30 to 36 नाम बोल के डिडक्शन देता है। ये प्रीमियम दिया तुमने बिल्डिंग का, डिडक्शन मिल रही है। डेप्रिसिएशन, एक बात बताओ, एड्यू जंक्शन में ये जो भी खर्चे हो रहे होंगे, क्या मैं पीजीबीपी में इसकी डिडक्शन नहीं लूंगा? आप सोचिए कितने तरीके के बिजनेस है पूरी कंट्री में। इज इट पॉसिबल कि सारे खर्चों के नाम लिखने पॉसिबल है? नहीं है भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हो? तो 30 to 36 में तो डिडक्शन ऑफ स्पेसिफाइड एक्सपेंस, मैं नाम बोल के डिडक्शन सिखाऊंगा आपको। जैसे कि 32 सेक्शन करेंगे हम सबसे पहले, और वो है डेप्रिसिएशन। नाम बोल दिया ना मैंने, तो डेप्रिसिएशन की डिडक्शन। लेकिन ऐसे बहुत खर्चे होंगे जो 30 to 36 में नाम ही नहीं आएगा उनका, क्या उनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी? मिलेगी। उनकी डिडक्शन मिलती है सेक्शन 37 में, रेजिडोरी के अंदर। दुष्यंत सर, सेक्शन 37 ये किस चीज का बोलता है? वो ये कहता है अगर तुमने बिजनेस के लिए खर्चा करा और अगर वो 30 to 36 में नहीं आया तो कहां जाएगा? कंडीशन ये है बिजनेस के लिए होना चाहिए। ठीक है, अभी इतनी तेज आवाज आई नहीं थी बाहर। कैपिटल गेन में चले गए। हाउस प्रॉपर्टी चालू होता है वहीं से। ठीक है, तो 37 आपका रेजिडुअरी होता है
लेकिन आप बस इतनी चीज समझना, एक बात बताओ, अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ रहा तो वो उसकी डिडक्शन मिलती होगी, मिलती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे बिजली का खर्चा आ रहा है मान लो महीने का 15,000 का, साल का कितना हो गया 180। आपको मैं बताता हूँ किसी भी सेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं है तो कौन से में आ जाएगा 37 में। और मेरे को क्यों मिल रही है 37 में, क्योंकि दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मेरे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है बेटे, उसकी डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी सर। बेसिकली हमें उन एक्सपेंसेस की डिडक्शन मिलती है विच इज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बहुत नॉर्मल बात है। इसके बाद सर 38 जो है ना, बहुत ही छोटा सा सेक्शन है कि आपकी जो बिल्डिंग है ना वो आप पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हो और ऑफिशियल के लिए भी यूज कर रहे हो। मान के चलो ये इंस्टीट्यूट यहाँ तो मेरा ऑफिशियल यूज हो गया, ऊपर वाला फ्लोर अगर मेरा होता वहां मैं रह रहा होता, तो उस केस में मैं खर्चों को कैसे एलोकेट करूंगा, क्या करूंगा, बिकॉज एक एसेट आपका कुछ ऑफिशियल हो गया कुछ पर्सनल। छोटा सा पॉइंट है, बहुत सिंपल सा लिखा है, जो ऑफिशियल हो मिल जाएगा, जो पर्सनल हो नहीं मिलेगा। व्हाइट वॉश करा है टोटल 50,000, नीचे वाले का मिल जाएगा, ऊपर वाले का नहीं मिलेगा। तो देखेंगे क्या लिख रहा है उधर। 39 कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन सेक्शन 40 से आपके डिस अलाउंस शुरू हो जाएंगे। डिस अलाउंस होता है, सरकार कहती है ये खर्चा बिजनेस के लिए तो है पर इसकी डिडक्शन नहीं दूंगी, डिस अलाउड। हो सकता है आपने कुछ डिफॉल्ट करा हो, कुछ कंडीशन हो, नहीं मिल रहा हो, तो जो 40 के बाद की सीरीज है ना, ये कौन सी आ जाती है आपकी, डिस अलाउंस की आ जाती है। तो इसमें याद है आपको वो मैंने पार्टनरशिप की जरा सी 40B की बात करी थी, समझ रहे हो, यहीं पे ही होगा। तो ऐसी सैंपल के तौर पे लिख रहा हूं इधर सेक्शन। एक 40A3 है, 40A2, 40A, ये लिखना है सर? हाँ जी, नहीं, 40B, 40 वाले। सारे लिख दो, जो लिख रहा हूं बस लिख दो। 43B एक्सेट्रा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है सारे, ये 40 की सीरीज में। थर्ड वाले क्या लिखा है 40? 40A, डेडिकेशन। इसके बाद ना यहां तक जब हम पहुंचेंगे तो ऑलमोस्ट चैप्टर डन हो जाएगा, लेकिन इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा, आप याद करो मैंने आपको ऑडिट की बातें करी हुई थी, ये एक अलग ब्लॉक है जिसके अंदर, और याद करो 44AD की भी कुछ बात करी हुई है, प्रिजम्पटिव। तो पता है कौन कौन से, 44AB टैक्स ऑडिट वाला होता था। ऑडिट के साथ क्या लिखा है? बुक्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स लिख दो सिर्फ। 44AD, 44ADA, हाँ तो वो इनकम निकल रही है ना, इसमें इनकम नहीं निकल रही ना। 44AE, 44AA, ये पता है क्या है, ये है सारा, मैं कॉमन लिखवा रहा हूं तुम्हें ताकि तुमको इंडेक्स पता हो कि तुमको पढ़ना कैसे, ऐसी ब्लॉक्स करके पढ़ना है तुम्हें। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, देन उसके बाद ऑडिट की बातें, टैक्स ऑडिट की, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर मैं आपको बोलूं कि सर हमारा पीजीबीपी का ब्लॉक कैसे बनेगा, तो बेटे जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम 29 से लेके 38 तक ये एक ब्लॉक है तुम्हारा, समझ रहे हो, ये तुम्हारे दिमाग में होगा हाँ भाई 38 तक मेरे को एक ब्लॉक है। फिर डिसअलाउंस वाले अपने में डिटेल्ड होते हैं, वो एक ब्लॉक है कि डिसअलाउंस का अलग चल रहा है, और ये ऑडिट का नहीं। 41 जरा सा आएगा रिकवरी और वो वो लिखने की जरूरत, 39 नहीं है। बताइए आपको क्लियर है, ये पीजीबीपी का ब्लॉक बनाया मैंने तुम्हारा कि भाई ऐसे 3 पार्ट्स बना लो इसको। 29 तो हो गया तुम्हारा, ये मैं उस टाइम करवाऊंगा आपको। प्रिजम्पटिव ये वाला है, एडी और एडी है, ऑडिट ए भी है और प्रिजम्पटिव ए भी है, और बुक्स का ये वाला है, ये ब्लड में चला जाएगा तुम्हारे। नहीं जा रहा, चेक करते हैं आज।
सर अभी ये एरोज बनाने तो जरूरी नहीं है। नहीं, मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं। एक इंट्रोडक्शन तो हो गई है तुम्हारी, उठा पाओगे आगे? ठीक है, क्योंकि मुझे वैसे जो कितनी मैं शुरू classes भी का करूंगा वो 1 घंटा कंटिन्यूस चलेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पीजीबीपी यहाँ तक रखते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं शिवम? सर कितनी क्लासेस का आपको रहेगी? 8-10। ठीक है। हाँ जी मैडम, ठीक है, आज का दूंगा। यहाँ तक क्लियर है सर सब इसके बच्चों अलावा को? सर पीजीबीपी करा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेक्शंस को करना स्टार्ट कर देंगे बच्चों। क्या कह रहे हैं दोस्त? सर अब सिर्फ पीजीबीपी कराना ताकि खत्म जल्दी हो। हाँ हाँ, पीजीपी रखूंगा, स्पीड रखूंगा दोनों की, जीएसटी की भी और पीजीपी की भी। एग्जामिशन भी तो था। एग्जामिशन हो गया भाई। हाँ एक क्लास का ही था वो। हाँ, एक ही क्लास का एग्जामिशन पूरा हो गया आपका। ओके सर। ठीक है बच्चों, तो इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय बाय। ग्रुप 2 वाले बच्चे आ जाइए, 10 मिनट की ब्रेक के बाद इंतजार रहेगा। बाय 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 एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।